महादशा और अंतर्दशा होते क्या है? महादशा इज जस्ट लाइक अ लॉन्ग ड्राइव, ओके। और अंतर्दशा जो बीच बीच के हॉल्ट होते हैं। देखिए, ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे 2+2 4 भी होगा और 2+2 -4 भी होगा। कब उसको 4 लेना है और कब -4 लेना है, दैट इज द स्किल ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। ये काल सर्प दोष जो है उसको इतना ओवर हाइप्ड क्यों किया जाए? काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है, ऐसा समझा जाता है कि दूसरे उनका फायदा उठा लेते हैं। क्लासिक एग्जांपल है सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुंडली में काल सर्प दोष था। हम सब जानते हैं कि उनकी पूरी मेहनत का फायदा नेहरू जी लेके चले गए। किसी की कुंडली देख के पता चल सकता है कि वो चीटर है? पता चलता है। चीटिंग कौन करेगा? इसका मन खराब होगा। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो कि 15 साल से उनकी रिलेशनशिप चल रही है एंड कभी पकड़े नहीं आते। एआई के एरा में एस्ट्रोलॉजी का फ्यूचर आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट UNRS में। और आज हम बात करेंगे 4 P's की: प्यार, पैसा, पावर एंड प्रोफेशन। इस 4 P's को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें जो टर्बुलेंसेस आते हैं वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में आज हमारे जाने माने एस्ट्रोलॉजर पीयूष झा जी हमें बताएंगे। नमस्ते पीयूष जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? ऑल गुड। आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। धन्यवाद। आपकी ये एस्ट्रोलॉजी की जर्नी कैसी रही? मैं 23 years से एस्ट्रोलॉजी में हूँ। ओके। आई एम 3rd generation फ्रॉम द फैमिली ऑफ टॉप एस्ट्रोलॉजर्स। माय ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, दे वर टॉप एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ देयर टाइम। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली ऑल एनालिटिकल स्किल्स पे डिपेंड करती है। ईयर्स ऑफ स्टडीज, ईयर्स ऑफ बुक्स, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड उसके साथ में आपकी टेक्निक्स आप डेवलप करते हैं। आप हर सब जितनी ज़्यादा कुंडलियाँ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्सपीरियंस होगी। बेसिकली हर कुंडली कुछ नया सिखा के जाती है। आपकी सबसे पहली कुंडली का एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे जो आपने फर्स्ट एज एन एस्ट्रोलॉजर रीड करी? मतलब काफ़ी टाइम हो गया। उसके अंदर बेसिकली स्टार्ट जब करते हैं तो कम से कम नेचर से शुरू करते हैं। लोग की नेचर बताते हैं तो वी गेट हैप्पी कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है धीरे धीरे। बेसिकली इंसान के नेचर से हम उसका जो आसपास का जो कुंडली का जो सह समझ है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। यू कैन से द फर्स्ट स्टेप है वो एस्ट्रोलॉजी का। कुंडली को समझने के लिए सबसे 3 इम्पोर्टेंट पिलर्स क्या होते हैं? कोई भी इवेंट 3 चीजों से बनता है: लग्न कुंडली, गोचर और दशा। लग्न कुंडली क्या है? एट द टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, उस टाइम में स्काई में जो भी प्लैनेट्स हैं वो हम लोग एज इट इज प्लॉट करते हैं, जिसको कि हम लग्न कुंडली बोलते हैं, जो कि चेंज नहीं होता। बट व्हाट वी हैव कैप्चर्ड इन द लग्न कुंडली planets are actually moving. So that movement is called गोचर, ट्रांजिट कहते हैं। और तीसरी दशा सिस्टम, जहां से चंद्र जिस नक्षत्र में होता है वहां से आपकी दशा सिस्टम शुरू हो जाती है। ये तीनों का इवेंट कलेक्टिवली मिला करके आपका कोई भी इवेंट को बनाता है। प्लस उसके साथ में 9 प्लैनेट, 12 राशियां, 12 लग्न, 27 नक्षत्र, इन सबों का कैलकुलेशन मिला करके किसी इवेंट को हमको समझना होता है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी, आप सारे 9 प्लैनेट्स को एग्जैक्टली एज इट इज समझ जाएंगे तो इट विल बी वेरी इजी इन द पाथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। करेक्ट। सो पीयूष जी, अभी हम जैसे ब्रॉड लेवल पे दशा को समझने की कोशिश कर रहे थे, बट एग्जैक्टली और डिटेल अगर हम दशा सिस्टम जानना चाहें तो ये महादशा और अंतर्दशा होते क्या है एग्जैक्टली? महादशा इज जस्ट लाइक अ लॉन्ग ड्राइव, ओके। और अंतर्दशा जो बीच बीच के हॉल्ट होते हैं, जैसे कि आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो फिर आप कितनी बार कभी कभी खाने के लिए रुकते हैं, कभी कभी आपकी टायर पंचर हो जाता है, कभी कभी आपके गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है, या कभी कभी हम लोग कोई सीन देखने के लिए रुकते हैं। ये उस हिसाब से होता है। महादशा इज बेसिकली कैसा एक बड़ा टाइम आपका कैसा जाने वाला है, और उसके अंदर जो अंतर्दशा है वो बिट्स एंड पीसेस में उसकी जो भी प्लैनेट्स ऑपरेट होंगे तो वो कैसे जाएंगे आपके। अगर मान लीजिए किसी की भी लग्न कुंडली के अंदर महादशा अच्छे भावों की ऑपरेट हो रही है, 10th हाउस की ऑपरेट हो रही है, 11th हाउस के, तो इन जनरल अच्छा जाएगा। अगर किसी भी कुंडली के अंदर कुछ प्लैनेट फेवरेबल होंगे, कुछ अनफेवरेबल होंगे, अच्छी दशा चल रही है और अच्छी अंतर्दशा आ गई तो सपोर्ट करेगी।
अच्छी दशा चल रही है और बीच की अंतरदशा वही आपकी गाड़ी खराब हो गई, खराब खराब अंतरदशा आ गई, तो फिर वो तकलीफ देगी। मान लीजिए किसी की बुरी महादशा चल रही है और उसी के अंदर कुछ बुरी ही अंतरदशा आ गई तो ज्यादा खराब करेगी। सो इस तरह से समझना है। सो बेसिकली जब भी मैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ और अगर मैं कोई सीन देखने के लिए रुक रही हूँ तो अच्छा है वो, तो अच्छा है, वो अच्छा है, वो महादशा अच्छी है। वो प्लान नहीं, इट डिपेंड करता है। महादशा इज बेसिकली वो आपको पहले ही बता देगा अच्छा। कि कुंडली के अंदर कोई भी लग्न कुंडली के अंदर दशम, जैसे कि किसी की भी 10वें भाव की दशा चालू हो गई या 11वें भाव की दशा चालू हो गई, ठीक है, तो वो अच्छा रिजल्ट देगी उसको। जैसे मेष लग्न की कुंडली जनरली लोग परसेप्शन बोलेंगे कि शनि की दशा खराब देगी, ऐसा नहीं होगा। शनि 10वें का लॉर्ड है तो अच्छी दशा जाएगी। उसके अंदर अगर बुध यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली में बहुत अच्छा सपोर्टिव नहीं होता, लेकिन बुध आएगी तो थोड़ा तकलीफ होगा उसको। फिर लग्नेश की दशा आ गई तो फिर वो सपोर्टिव रहेगी। जस्ट हमारे व्यूअर्स के लिए एकदम लेमन अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगेन आई विल टेक दैट कार वाला एग्जांपल कि अगर हम ड्राइव पे जा रहे हैं और टायर पंचर हो जाता है और हम रुकते हैं तो ये हमारी महादशा में प्रॉब्लम चल रही है फॉर एग्जांपल। और अंतरदशा अगर अच्छी है तो हमें सिर्फ उसको रिप्लेस करके, पंचर को रिप्लेस करके हमें ठीक करके हम आगे चल देंगे। बट अगर मेरी अंतरदशा भी खराब है तो टायर पंचर के साथ साथ वो ट्यूब भी फटी हुई निकल सकती है और हमें पूरी ट्यूब भी और इंजन भी खराब और हमारा इंजन भी खराब हो सकता है और हमें वहीं पे रास्ते पे रुक कर पूरा रीचेंज करके या रीस्ट्रक्चर करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आई होप ये जो हमारी कार वाली एनालॉजी हमारी महादशा और अंतरदशा को डिफरेंशिएट कर सकती है। सो पीयूष जी, जैसे हम दशा सिस्टम एंड दोष के रिलेटेड हम डिटेल डिस्कशन में हैं, दो दोष के बारे में बहुत ओवर हाइप्ड है। सबसे पहले काल सर्प दोष और पितृदोष। वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कि ये काल सर्प दोष जो है उसको इतना ओवर हाइप्ड क्यों किया गया है। काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है, ऐसा समझा जाता है कि दूसरे उनका फायदा उठा लेते हैं। जैसे क्लासिक एग्जांपल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुंडली में काल सर्प दोष था। हम सब जानते हैं कि उनकी पूरी मेहनत का फायदा नेहरू जी लेके चले गए और वी आर श्योर कि हम सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कम से कम 14 गुना ज्यादा केपेबल थे नेहरू जी से। ये सबको पता है क्यों। काल सर्प दोष में बहुत बार एस्ट्रोलॉजर्स काल सर्प दोष को नहीं पकड़ पाते। एक मेरा क्लाइंट आया था जिसकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष नहीं था, लेकिन फिर भी उस बंदे को काल सर्प दोष बताया गया बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा और उसको बहुत सारे उपाय बताए गए। काल सर्प दोष की जिनकी कुंडली में है वो उसकी शांति कराएं तो अच्छा रहेगा और छोटे छोटे काम में भी वो इन्वॉल्व रहें। ऐसा नहीं कि कोई छोटा काम छोड़ के बड़े बड़े काम की तरफ चले जाते हैं। छोटा काम करते रहे, बड़ा काम अपने आप आएगा उसमें, मतलब कंसिस्टेंसी रखिए। सो पीयूष जी, पितृदोष क्या होता है और उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है। पितृदोष बेसिकली सम्मान कम करने का काम करता है। जिसकी कुंडली में पितृदोष होता है, ऐसा देखा गया है कि उनके रिलीजियस एक्टिविटीज में प्रॉब्लम्स आते हैं, लीगल इश्यूज में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्योंकि सम्मान कम करने का काम कर रहा है तो बिजनेस में भी हिट करेगा, रिलेशनशिप में भी हिट करेगा, जॉब में भी हिट करेगा, हर जगह हिट करेगा। अब पितृदोष का निर्माण कैसे होता है? जैसे सारे पाप प्लैनेट्स सूर्य, मंगल, राहु और शनि फर्स्ट 5 and 9 हाउसेस में अगर आ गए, त्रिकोण में आ गए, तो बेसिकली पितृदोष बनता है। अब इसका निवारण क्या है कि इसकी रेमेडी अगर हो सके तो कोई त्र्यंबकेश्वर या गया में जाके इसकी शांति करा सकते हैं। लेकिन जितना ओवर हाइप्ड है कि उससे रिलेशनशिप्स इफेक्ट होते हैं, उससे हेल्थ में काफ़ी इश्यूज होते हैं, तो नॉर्मली एक जीवन में, एक इंसान के जीवन में सारी चीज़ें होती रहती हैं, ऑन एंड ऑफ। बट हाउ डू वी डिफरेंशिएट कि ये पितृदोष की वजह से हो रहा है या इट्स अनदर दशा और दोष इज अफेक्टिंग हिम और हर। देखिए, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। पितृदोष के कारण भी हो सकता है एंड दशाएं भी उनकी नेगेटिव चलेंगी तो उस टाइम में भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने 4 प्लैनेट बोले, ओके, सूर्य, मंगल, राहु, शनि, अगर एक जगह पे 2-3 प्लैनेट बैठ गए तो इसको स्ट्रॉन्ग पितृदोष माना जाएगा। जैसे कि मेरे क्लाइंट की कुंडली के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पितृदोष था, उसको प्रॉब्लम आ रही थी और उसने उसकी शांति कराई, इट हेल्प्ड हिम। सो पीयूष जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर आपके क्लाइंट की, जैसे कि उनकी कुंडली में पितृदोष था
और वो रेमेडी से आपने उनको एक रेमेडी सजेस्ट करी कि त्र्यंबकेश्वर जाके पूजा कराएं. सो ये जब आपकी दशा में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, कुछ रेमेडी की वजह से, कुछ नेचुरल प्लानिटरी चेंजेस की वजह से, सो जो उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट है वो तुरंत दिखना चालू हो जाता है या वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है? वो ग्रेजुअली होगा. दशा जब बदलती है तो आदमी की सोच और परिस्थितियां बदल जाती हैं. जैसे टेकिंग माय एग्जांपल ओनली, कि मेरी कुंडली के मैं 18 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया है. वो राहु की दशा ऑपरेट हुई थी. दशा ऑपरेट हुई गुरु की. अभी आई एम अ फ्रीलांसर. सबकी कुंडली में राहु की दशा और गुरु की दशा अलग होगी. मेरे लिए अलग है, वो आपके लिए अलग है. सो इट इज ऑल सिचुएशनल. सिचुएशन इन द सेंस आप उसको थोड़ा इलाबोरेट करेंगे? जैसे शुक्र लग्न की कुंडली में गुरु अच्छा रिजल्ट नहीं देगा. अच्छा. अभी मेरे जो लग्न है उसमें गुरु फेवरेबल है, तो वो फेवर कर रहा है. और इसके बाद ये भी डिपेंड करता है कि इन जनरल आप समझिए ना, 3, 6, 8, 12 की दशा बहुत अच्छी नहीं जाती है. 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस. इसमें मेजरली 8th हाउस और 6th हाउस ज्यादा डैमेज करेगा. ओके. एंड उसके इंडिकेशंस आपको टाइमली मिलते हैं या मतलब कोई एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लेनी होती है? जैसे ही आपकी दशा, देखिए आप एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लो नहीं लो, वो तो चेंज होना है, वो तो हो ही जाएगा आपकी लाइफ में. ठीक है. सो दशा आने लगेगी तो उसके पहले पहले आपको एक इंडिकेशन आता रहेगा. दशा बेसिकली आपकी सोच को बदलेगा. जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल कि किसी लड़की का डिवोर्स हुआ. ठीक है. तो आज डिवोर्स हुआ, लेकिन जिस दिन वो उससे शादी कर रही थी तो उसके लिए सबसे अच्छा बंदा था ना दुनिया का, द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. लेकिन आज उसका डिवोर्स हुआ तो क्या चीज हुआ? तो उसका 6th हाउस ऑपरेट हुआ. डिवोर्स ऑफ 6th हाउस, ऑपरेशन ऑफ 6th हाउस बेसिकली. और साथ में सिर्फ 6th हाउस ऑपरेशन की बात नहीं है, उसके साथ में आपका 7th हाउस भी डैमेज होना चाहिए. देन पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाती है डिवोर्स की. दशा सिस्टम क्या है कि बेसिकली आपने बहुत सारे लोगों का देखा होगा कि जीवन में वो अचानक वो लोग ऊपर आते हैं और अचानक आप देखेंगे उनके डाउनफॉल आ जाती है. तो ये दशा क्रिएट करती है. अच्छे भावों की दशा चल गई कि 10वीं 11वीं भाव, 10वें भाव की दशा, 11वें भाव की दशा तो बहुत अच्छी जाएगी. 6-8 की दशा चली गई तो थोड़ा तकलीफ आएगा. मेरा एक क्लाइंट था, आज से 4-5 साल पहले वो 4-5 लाख रुपए की नौकरी कर रहा था. दशा बदली, आज उसकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है. सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दशा. और इसका एडवर्स भी होता है कि किसकी 5 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी है और वो 5 रुपए लाइक भी नहीं रहता. हाँ, होता है. अगर नेगेटिव दशा चली गई तो फिर वो नीचे आ जाता है, डाउनफॉल भी आता है उसका. सो ये कंप्लीटली आपके दोष और दशा के ऊपर निर्भर होता है, राइट? इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली. बेसिकली लग्न कुंडली पिलर्स है, वो कितना स्ट्रांग है. जैसे मोदी जी की कुंडली बहुत ही स्ट्रांग है, या मुकेश अंबानी जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है. आप कोई किसी की कुंडली क्रिएट नहीं कर सकता, आप समझिए. ऐसे मोदी जी की कुंडली, वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी योग तो कितने लोगों की कुंडली में बना हुआ है. लेकिन उसको देखने का तरीका है. वी हैव टू चेक लग्न कुंडली या नवमोंश कुंडली के कॉम्बिनेशन से हम लोग बताएंगे कि ये कुंडली सही है कि नहीं. ऐसे तो कितने लोग होंगे जिनकी कुंडली में होगा, सब थोड़ी प्रधानमंत्री है. सो एग्जैक्टली माय पॉइंट इज कि ऐसे कितने लोग होंगे कि जिनके कुंडली में ये कॉम्बिनेशंस होंगे, बट सारे लोग वो कैपेबिलिटी नहीं रखते प्रधानमंत्री बनने की. एग्जैक्टली. सो वो फिर उन लोगों का क्या होता है? मतलब जस्ट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाइपोथेटिकली कि होता क्या है. देखिए, उनके अगर अच्छे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी. अच्छा. अब ये कहना कि अब अगर कुंडली की स्ट्रेंथ को एक्चुअल में एनालाइज करना है, मेरे अनुभव से लग्न कुंडली और नवमोंश कुंडली का कॉम्बिनेशन से हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं टू अंडरस्टैंड. टेक्निक्स है वो, टू अंडरस्टैंड कि उसकी कुंडली के उसका कुंडली की स्ट्रेंथ क्या है. ठीक है. सबसे डिफिकल्ट कुंडली होती है वो ट्विंस की कुंडली. एक ऐसे तो आप देखिए, मैंने तो ऐसी भी ट्विन की कुंडली थी, 2 मिनट का फर्क है, बट दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट इन देयर नेचर. एब्सोल्युटली डिफरेंट. जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा इज अ ट्विन. वो उनके भाई साहब अभी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, बट उनको कारगिल वॉर में परमवीर चक्र मिला. सो बोथ आर ट्विन्स, तो दे आर डिफरेंट. सो पीयूष जी, अभी हम सबसे सिंपली कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पर आते हैं, प्यार, लव, रिलेशनशिप, कंपैटिबिलिटी. सो रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी आप
कुंडली के हिसाब से कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? वो क्या इन्फ्लुएंस करता है, क्या फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं? बेसिकली 5th हाउस एंड 7th हाउस कंपेटेबिलिटी को हम देखते हैं. 5th हाउस इज प्रेम एंड 7th हाउस इज विवाह, पार्टनरशिप. फिफ्थ का लॉर्ड और 7th के लॉर्ड को भी हमको इंपॉर्टेंस में देना है. अगर वो अच्छी कॉम्बिनेशंस में बैठा है, शुभ ग्रहों की कॉम्बिनेशंस में बैठा है, सो उस तो रिलेशनशिप हार्मोनियस रहेगा. अगर पाप ग्रहों में है तो तकलीफ होगा. उसके बाद में हमें चंद्र को देखना है, मून को देखना है कि दोनों के बीच में एक का चंद्र इज मन. ओके, सो एक के मन से दूसरे का मन कैसा है, ठीक है. सो ये हार्मोनियस रिलेशनशिप अगर अच्छा है तो ये चलता है. जैसे वृषभ राशि है किसी की और किसी की धनु राशि है, तो नहीं बनती है उनके बीच. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. प्लस हमें गुरु को भी देखना है कि गुरु की कैसी पोजीशन है कुंडली के अंदर. गुरु मर्यादाओं का कारक है. अगर दोनों के बीच में मर्यादाएं अच्छी है ना, तो फिर वो एक दूसरे का परस्पर सम्मान रहता है. नहीं तो फिर वो थोड़ा सा टर्बुलेंट हो जाता है रिलेशनशिप. सो पीयूष जी, लव मैरिज और अरेंज मैरिज के जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं वो कैसे अलग होते हैं? जैसे अगर अरेंज मैरिज है तो उसके अंदर 7th हाउस के साथ में या 7th लॉर्ड के सामने शुभ ग्रहों का कनेक्ट आएगा. शुभ ग्रह है का कनेक्ट जैसे चंद्र, गुरु, शुक्र, बुध, इनका कनेक्ट अगर 7th हाउस के साथ में आ गया तो इन जनरल अरेंज होता है, ठीक है. लव मैरिज क्या होता है कि बहुत बार वो धर्म के विरुद्ध जाकर के शादी कर लेते हैं, या अपने धर्म में भी शादी करते हैं तो फिर वो अपने मन के हिसाब से शादी करते हैं. बेसिकली क्रूर ग्रहों का संबंध अगर सप्तम भाव के साथ में आ गया तो वो लव मैरिज क्रिएट करता है. प्लस हमें एक और कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि 7th इज मैरिज इज गोइंग इनटू द 5th हाउस, दैट इज लव. सो एक लव मैरिज की पॉसिबिलिटी बनाएगा. एवन 7th लॉर्ड अगेन गोइंग टू द 9th हाउस, सो तो भी वो लव मैरिज की पॉसिबिलिटी को बनाता है. सो पीयूष जी, लव मैरिज और अरेंज मैरिज एक बोलते हैं ना, दो डिफरेंशिएशन है जिसके बारे में हमने अभी बात करी. एक होता है कि इंटर रिलीजन मैरिज, तो वो भी क्या हमारी कुंडली में पता चल सकता है? यस, इंटर रिलीजन मैरिज में क्या होगा, 7th हाउस के साथ में या 7th हाउस में राहु, शनि, मंगल की पॉसिबिलिटी प्रेजेंस होगी या उसके साथ का कनेक्ट होगा तो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है. आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज फॉर द दूसरे धर्म में जाके लोग शादी कर लेते हैं. मोस्टली अब्राहमिक रिलीजन, जैसे हिंदू है तो अब्राहमिक रिलीजन में शादी कर लेगा, विच इंक्लूड्स मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ज्यूज. वहां पे एक संभावना बनेगी. प्लस देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, क्योंकि 9th हाउस से धर्म देखते हैं, क्योंकि 9th हाउस भी डिस्टर्बेंस में आ जाता है. तो ऐसे लोगों की धर्म छोड़ करके किसी और धर्म में शादी करने की संभावना काफी प्रबल होती है. I'm talking about the possibilities. The cases may differ. Correct. And पीयूष जी, बहुत से लोगों को है ना, when we talk about the relationships, कि उनको सक्सेस नहीं मिलती. बार बार कहते हैं कि वो एक ही बंदा बार बार 1000 बार प्यार कर लेता है. So is this again a दोष in the कुंडली कि एक ही बंदे को प्यार नहीं मिल रहा है, या वो फिजिकल इंटीमेसी नहीं मिल रहा है, या सेटिस्फाई नहीं है, इमोशनल इंटीमेसी में सेटिस्फाई नहीं है? Like how exactly it is? Is it a दोष or a nature of a person? How it is? देखिए, अगर डिस्टर्बेंस है रिलेशनशिप में, तो 5th and 7th बेसिकली टू हाउसेस जो कि डिस्टर्बेंस में आएंगे तो ही ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी. तब आप ग्रहों का संबंध उनके साथ में कनेक्ट होता है तो वो रिलेशनशिप टूटता है, बार बार टूटता है. अब फिजिकल इंटीमेसी अगर हम लोगों को देखना तो फिर हम लोग को 12th हाउस में देखना है. जितना डिस्टर्बेंस में होगा तो ज्यादा संभावना उसकी होगी कि वो फिजिकली किसी और के साथ इन्वॉल्व होगा. शुभ ग्रहों का संबंध दिखेगा तो जनरली ऐसे लोग फिजिकल दूसरों के साथ नहीं होते. अभी इमोशनल इंटीमेसी देखने के तो मन चौथे भाव को हम लोग को देखना है. चौथा भाव अगर प्रबल है तो जनरली ये लोग नहीं करते. हाँ, अगर किसी के चौथे भाव में डिस्टर्बेंस है तो हम लोग सीधा कंक्लूड नहीं करना है कि ये जाके किसी अफेयर कर रहा है. उसके लिए हम लोगों को कंक्लूजन तभी लेके आएंगे, लग्न, फर्स्ट हाउस, लग्न, लग्नेश एंड धर्म अगर उसका अच्छा है. बहुत बार मैंने ऐसी भी पॉसिबिलिटीज देखी कि धर्म बहुत अच्छा है उसका, तो ऐसे लोग नहीं पड़ते किसी रिलेशनशिप में. धार्मिक जो होंगे, अभी उसमें 3 कैटेगरी के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं. पहली कैटेगरी की वो लोग होते हैं जो एकदम आध्यात्मिक होते हैं. वो उनको मतलब एक उसकी बीवी है, पत्नी का एक पति है, वो उसी के साथ रहेंगे और उनको पूछने पड़ी नहीं है किसी से. वहीं पे गुरु रोल प्ले कर देता है. वो मर्यादाएं हैं, सम्मान रहता है एक दूसरे के लिए. दूसरी कैटेगरी वो होती है जिनका मन करता है
लेकिन वो सोसाइटी समाज के डर से नहीं करते, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी वो लोग होते हैं जिनका कि मन भी करता है और वो करते भी हैं। अब ये आप क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या वो पकड़ा जाएगा? अगर ऐसे जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं वो अगर शुभ ग्रहों की डिस्टेंस में आ जाता है, कनेक्ट में आ जाते हैं, तो वो पकड़े नहीं जाते। मेरे पास ऐसे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो कि 15-15 साल से उनकी रिलेशनशिप चल रही है, किसी मतलब मेल और फीमेल दोनों की चल रही है, दोनों शादीशुदा है और उनकी रिलेशनशिप चल रही है और वो 15 साल से चल रही है और एंड कभी पकड़े नहीं जाते। So basically अगर आपका एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर होगा तो आपके ग्रह अच्छे होने चाहिए, तभी आप बच पाओगे। पीयूष जी का कहना मैं तो मतलब ऐसा मतलब हाँ बच सकते हैं, बट आई ऑलवेज सजेस्ट दैट वी शुड नॉट गेट इनटू ऑल दिस। एब्सोल्युटली सर। और एक है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स। मैंने बहुत सी स्टोरीज पढ़ी, इनफैक्ट जो अंकुर वारुकी जो हैं उनका 7 साल का रिलेशनशिप था उनकी वाइफ से जब वो यूएस गए थे, एंड वो सस्टेन होके उन्होंने शादी करी, अभी शादी भी सस्टेन हुई, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री के ही सॉ हिज डाउनफॉल एंड एवरीथिंग, बट द रिलेशनशिप एंड द बाउंडिंग गॉट स्ट्रेंथन। बट देयर आर रिलेशनशिप जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स कभी सस्टेन नहीं होते हैं। तो कुंडली में जब ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स आते हैं, हाउ डू वी एनालाइज या प्रिडिक्ट कि ये सक्सेसफुल रहेगा या अनसक्सेसफुल रहेगा? देखिए 5th और 7th हाउस उसका एकदम प्रबल बैठा हुआ है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज 3rd हाउस। 3rd हाउस एक्टिवेटेड रहेगा, शुभ ग्रहों के उसमें कनेक्ट रहेगी, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी चल जाता है और ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया इंसान में। सो बेसिकली अगर आपके जो लग्न कुंडली है उसमें अगर लॉन्ग डिस्टेंस के आसार होते हैं, 3rd हाउस में अगर वो दिखता है, सो लेकिन आपका गुरु स्ट्रांग होना चाहिए, तो तभी आप उसमें सस्टेन हो जाओगे। बहुत सारे प्लैनेट्स है उसमें। अभी वही मैंने बोला कि शुक्र लग्न की कुंडली में गुरु तकलीफ देगा, बट अब कौन सा लग्न है, एक्चुअली लग्न क्या है, पूरा खेल उसका है। लोग क्या करते हैं कि यही बोल देते हैं कि गुरु अच्छा और शनि बुरा, ऐसा नहीं होता। इन सम लग्न शनि इज वेरी गुड, तुला लग्न में शनि बहुत अच्छा होता है। सो इट डिपेंड करता हाउ वी सी। करेक्ट। पीयूष जी, कोई ऐसी रेमेडीज हैं जहाँ पे हम रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ, राधा कृष्ण के दर्शन करना है रिलेशनशिप को के अच्छे के लिए, बट रेमेडीज ईच एंड एवरी, हर कुंडली के हिसाब से अलग अलग रेमेडी होती है, फिर वो कुंडली का एनालिसिस करके ही बोल सकते हैं। जैसे कि आपको 8 नंबर का जूता आता है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे को भी 8 नंबर का जूता है। What fits for you not necessarily fit for others also. But in general, we can say that. हाँ, मतलब एक कॉमन आप रिलेशनशिप के लिए राधा कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। So Piyush, we spoke about long distance relationships, we spoke about inter-religion marriages. एक चीज और होती है कि मैरिज में चीटिंग्स होती हैं, राइट? तो कौन ज्यादा चीट करता है? इट्स अ मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट, और बहुत से केसेस में इसकी वजह से डिवोर्सेस भी हो जाते हैं। सो आपके हिसाब में या आपके एक्सपीरियंस में आप ये बता सकते हैं कि कुंडली में ये सारी चीजें हमें दिखती हैं पहले से और उसकी कुछ रेमेडीज होती हैं? हाँ, कुंडली में आप देख के बता सकते हैं कि ये इसको पार्टनर चीटर मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। और मैक्सिमम पार्टनर्स कौन चीट करता है, इट्स अ मेल और फीमेल? ज्यादा करके मेल चीट करते हैं लेकिन उनके स्टाइल में डिफरेंस होगा। फीमेल भी चीट करती है, लेकिन मेल चीट करेगा तो उसको जितनी ऑप्शन मिलेगी सबको वो मैनेज करेगा। 2 मिलेंगी तो 2 को मैनेज करेगा, 3 मिलेगी तो 3 को मैनेज करेगा। बट जनरली ऐसा देखने को मिला है कि अगर फीमेल चीट कर रही है ना रिलेशनशिप में, तो ज्यादा से ज्यादा किसी एक के साथ ही रहती है, मतलब उसका पति है या उसका बॉयफ्रेंड है तो एक ही कोई रहेगा जनरली। लेकिन ये आजकल के जमाने में काफी केसेस आते हैं, मेरे पास भी काफी केसेस हैं ऐसे रिलेशनशिप। तो उनकी कुंडली में ऐसी क्या दशा या दोष होता है जिसकी वजह से वो हमेशा भटकते रहते हैं? दे डोंट फाइंड अ सोलेस। उनकी 7th हाउस में डिस्टर्बेंस, जैसे मैंने बोला प्राइमरली मैरिज इज 7th हाउस, तो 7th हाउस में डिस्टर्बेंस रहेगा। उसके पति की कुंडली अगर एनालाइज करेंगे तो फिर वो चीटिंग के योग होंगे, उसके 100% होता है। और इसकी रेमेडी क्या होती है? इसकी रेमेडी थोड़ी काउंसलिंग होती है, वही कुछ उपाय होते हैं अगर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो पीयूष जी, किसी की कुंडली देख के पता चल सकता है कि वो चीटर है या वो आगे अपने पार्टनर को चीट करेगा? पता चलता है कि जैसे चीटिंग इज क्या है, चीटिंग कौन करेगा? जिसका मन खराब हो गया।
मन को हम लोग 4th हाउस से देखेंगे। अगर 4th हाउस डिस्टर्बेंस में आया तो आप ग्रहों का कनेक्ट आ गया, सूर्य, मंगल, राहु, शनि, मेजरली इनका कनेक्ट आ गया तो एक संभावना बनती है कि ये चीट कर सकता है। और मेल ज्यादा चीट करते हैं या फीमेल्स? मेरे अनुभव में मेल ज्यादा चीट करते हैं, लेकिन उनकी एक स्टाइल, फीमेल्स भी चीट करती हैं लेकिन उनके एक स्टाइल में डिफरेंस होगा। मेल चीट करेगा तो उसको जितने ऑप्शंस मिलेंगे सबको वो मैनेज करेगा, लेकिन फीमेल चीट करेगी तो ज्यादा से ज्यादा एक रिलेशनशिप होते हैं। बट मैंने ऐसे भी फीमेल्स देखी है जिनकी शादी के अलावा भी 3 to 4 रिलेशनशिप एक टाइम में वो मैनेज कर रही है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है केस, बट मोस्टली आप मेल्स में देखेंगे। और इन सब का जो भी चलन है वो हमें कुंडली से पता चल जाता है। पता चल जाता है। ओके, सो पीयू जी, एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है डिवोर्स का। लोग शादी में बहुत स्पेंड करते हैं आजकल की जनरेशन, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो, और उसके बाद दे जस्ट गेट सेपरेटेड और दे जस्ट गो फॉर द डिवोर्स सेइंग दैट कि हमारी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही है। सो क्या डिवोर्स के जो योग होते हैं वो ऑन द स्पॉट प्लैनेटरली जो मूवमेंट्स है उससे बनते हैं, या वो भी लग्न कुंडली से हमें पता चलता है? लग्न कुंडली से पता चल जाता है। जैसे कैसे, या तो पहली बात तो अगर डिवोर्स की पॉसिबिलिटी पे तो 7 डिस्टर्बेंस में आएगा। सबसे पहले 7 डिस्टर्बेंस में है, साथ में 6th हाउस अगर दशा में ऑपरेट हुआ, ठीक है, तो देन डिवोर्स की पॉसिबिलिटी बनेगी। जब तक 7th हाउस हैज टू बी इन डिस्टर्बेंस। बट लड़के की कुंडली में डिवोर्स की पॉसिबिलिटी बन रही है और लड़की की भी कुंडली में डिवोर्स की पॉसिबिलिटी बन रही है तो ही डिवोर्स होगा। एक में हो रहा है तो दूसरे का नहीं हो रहा है, तो फिर वो केस खिंचता जाता है। और कई बार ऐसा होता है क्या कि जहाँ पर जब हम शादी के लिए कुंडली रखते हैं उस टाइम पे हम पता कर सकते हैं Yes. कि ये डिवोर्स का है? यस। और अगर हमें वो अगर दिख मान जाता लीजिए है कि तो किसी की लड़के की कुंडली में डिवोर्स का केस है, करेक्ट, की पॉसिबिलिटी है, तो अगर उसका डिवोर्स हुआ तो समझने की बात है कि उसको ऐसी बीवी मिलेगी ना जिसका डिवोर्स हो जाएगा। आप समझो। अच्छा, ओके, सी, डिवोर्स इतना इजी नहीं है। करेक्ट। और मान लीजिए कि किसी की किस्मत में ऐसा ही पति है, हाँ, तो वो है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर कुछ हाउस बिगड़ा है, हाँ, अगर आप आप यू आर बॉर्न, आपकी एक हाइट 5 फुट 5 इंच है, हाँ, तो मैं आपको 6 फुट का बना सकता हूँ क्या? नहीं। तो है। तो जो है पॉसिबिलिटीज वो होंगी ही। ओके। और उसकी कोई रेमेडीज या कोई उपाय? कुछ हद तक रेमेडी कर सकते हैं, लेकिन देखिए जो बचने वाला केस है वही बचता है। आई एम गिविंग अ वेरी रियलिस्टिक पिक्चर। रेमेडी विल हैव इट्स लिमिटेशंस, कि जो वेंटिलेटर पे गया है, मतलब नहीं तो फिर दुनिया में कोई अमीर आदमी तो मरे ही नहीं। कि रेमेडी की अगर इतनी पावरफुल, उसकी भी एक लिमिटेशन है। इट कैन नॉट ओवर पावर डेस्टिनी। करेक्ट, ट्रू। और कई बार सर क्या होता है कि डिवोर्स होने के बाद लोग सेकेंड मैरिज करते हैं, थर्ड मैरिज करते हैं, बट उनको उसमें भी सक्सेस नहीं मिलता। सो इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए, फर्स्ट मैरिज हम लोग 7th हाउस से देखेंगे, सेकेंड मैरिज हम लोग 9th हाउस से देखते हैं, थर्ड मैरिज हम लोग 11th हाउस से देखते हैं, और फोर्थ मैरिज वापस से फर्स्ट हाउस से देखते हैं। मैंने 4 शादियों तक देखी है एक लेडी की, बट उसके 7th हाउस बहुत अच्छा था। मतलब ऑब्वियसली चीज है कि 4 शादी हो रही है उसकी, तो शी इज गुड लुकिंग एंड, और काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग कुंडली है बाय दैट। अभी उसको स्ट्रॉन्ग तो क्या बोलेंगे अभी, लेकिन ऐसा होता है। सो ऐसा होता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ तक मैरिजेस हो जाती हैं, लेकिन जब जिस एंगल से या जिस लाइन से आप देखेंगे, जैसे आपने कहा 7th हाउस से अगर आप देखेंगे, तब जाके वो मैरिज सक्सेसफुल होगी। हाँ, 7th हाउस हैज टू ऑपरेट सेकेंड मैरिज अगर होनी है, ठीक है। थर्ड हाउस also has to get operated, 7th house also has to get operated। लेकिन अगर दूसरे पति या दूसरी पत्नी की हम लोगों को क्वालिटीज 9th हाउस बताएगा, थर्ड मैरिज 11th हाउस बताएगा, और फोर्थ मैरिज फर्स्ट हाउस बताएगा। मेरे अनुभव में, इट इज नॉट अ रूल, थर्ड मैरिज ज्यादा करके सक्सेसफुल नहीं देखा है। सो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्यार के बाद पैसा, फाइनेंशियल स्ट्रेस जो लोगों को बहुत कॉमन है। सो फाइनेंशियल स्ट्रेस या जो स्ट्रगल एक बंदा जो जाता है, वो कुंडली से कैसे पता चलता है? देखिए, फाइनेंशियल स्ट्रेस तभी आएगा जब आपके नेगेटिव हाउसेस ऑपरेट होंगे, तो उसमें 6ठे की दशा, 8वें की दशा और 12वीं की दशा ऑपरेट होती है, तो उसमें बहुत बार फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है। अगर
गुड फाइनेंशियल पोजीशन है तो सेकेंड हाउस इज धन एंड 11th हाउस इज लाभ, तो उनका कॉम्बिनेशन होता है। अच्छे जो धनवान लोग होंगे उसमें एक ये पॉसिबिलिटीज होती है। आजकल का जो जमाना है, क्रिप्टो मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट, एआई में इन्वेस्टमेंट्स करना, ये हम कुंडली से पता कर सकते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना सेंसिबल है या वी शुड रिजर्व आवरसेल्फ टू इन्वेस्ट मनी इन द मार्केट। देखिए ये सारी जो एरियाज हो गई ना, तो फिर ये राहु डोमिनेटेड हो गया। तो राहु कितना प्रबल है कुंडली में, क्या रोल प्ले कर रहा है, ये सारी चीजें बताएंगी कि ये चीजों में ये इंसान सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। राहु की प्रबलता इन जनरल मैं बोलता हूँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन केस टू इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कुंडली टू इंडिविजुअल कुंडली। राहु की प्रबलता तीसरे, छठे और 11वें भाव में राहु प्रबल माना गया है। राहु दूसरे, चौथे और 8वें भाव में वीक माना जाता है। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि अगर इट इज ऑल केस टू केस बेसिस, बट अगर इन सारे पॉसिबिलिटी जहाँ पे वो वीक है तो एक एजम्पशन ले सकते हैं कि थोड़ा बी केयरफुल, बट वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग, वी हैव टू सी द कुंडली over there. So basically, if we in general understanding में we can say that कि overall आपका जो risk investments है वो आपके राहु के प्रभाव के ऊपर निर्भर होता है, जो कि आपकी वो कुंडली से दिखता है। जी। So पीयूष जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वेल्थ प्रिजर्वेशन और वेल्थ क्रिएशन को लेके। So with the help of कुंडली रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, how can we achieve this both? वेल्थ प्रिजर्वेशन इज 11th हाउस, लाभ। आपने एक मोटा धन प्रिजर्व किया हुआ है। वेल्थ क्रिएशन इज 10th हाउस, जो कि इंजन है, जो चल रहा है, तो क्रिएट करेगा तो ही पैसा आएगा ना। बराबर। तो 11th हाउस इज, एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूंगा तो 11th हाउस इज प्रॉफिट। ओके, तो ये इंजन चलेगी, धंधा चलेगा तो पैसा आएगा। अर्थ त्रिकोण कुंडली के ज्योतिष में 2, 6, 10 को कहा गया है। सेकेंड हाउस इज मनी, 6th हाउस इज जॉब एंड 10th हाउस इज बेसिकली कर्म, मतलब बिजनेस। अब बिजनेस मैन के लिए ज्यादा करके 10th हाउस देखेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे 10th हाउस ऑपरेट होगा तो इन जनरल आपकी क्रिएशन होती है, वेल्थ क्रिएशन होती रहती है। सर अब हम बात करेंगे प्रोफेशन की। जॉब लॉस या करियर चेंज, ये कुंडली कैसे इंडिकेट करती है? देखिए जॉब लॉस या कुछ काम छोड़ के नया काम करना, 9th हाउस ऑपरेट होता है, इन दशा में ऑपरेट हो जाएगा। अभी उसको कैसे बोलेंगे कि 10th भाव इस कर्म, उसका व्यय हो गया, उसका 12वां आ गया, वो 9th हाउस ऑपरेशन में आ गया है, तो उस टाइम में वो उसकी चेंज हो जाएगा या सडन उसका काम रुक जाएगा, ऐसी संभावना बनेगी। जैसे मेरी खुद की कुंडली में क्या ना, मैंने राहु की दशा में मैंने जॉब किया, तो कुछ एक ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बने जिसमें कि मेरी गुरु की दशा है, 9th हाउस इज इन ऑपरेशन। ओके, सो उस ऑपरेट हो रहा है, उसके कारण मेरी 9th हाउस ऑपरेट होने के कारण मेरी जॉब मैंने छोड़ दी और मैं फ्रीलांसर बन गया, वो गुरु की दशा मेरी ऑपरेट हो रही है। अब रेमेडी इसकी क्या होगी कि वी हैव टू सी द कुंडली इन स्पेसिफिक to give what remedy applies to you may not apply to anyone else. जनरलाइज रेमेडी करके ऐसा इन जनरल नहीं होता, कुछ नहीं होता इन जनरल, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पीयूष जी, बहुत सी लोगों की जो कुंडली होती है जॉब वाली होती है, बट उनका जॉब चला जाता है या उनको जॉब इजीली नहीं मिलता है, तो उस सर्कमस्टेंसेस में या उन लोगों के लिए आप क्या एक रेमेडी देना चाहेंगे? सही, एक बहुत जनरलाइज्ड अगर उसकी एक रेमेडी हो सकती है तो सूर्य को प्रबल करना है। सूर्य को प्रबल करना है तो सूर्य महाराज को अर्घ दें, वो पानी से सुबह अर्घ दें। और उसके बाद दूसरी एक रेमेडी हो सकती है कि चंदन से स्नान करें। थोड़ा सा चंदन है ना, स्नान के समय आप बाल्टी में डाल के स्नान करें, उससे बहुत बढ़िया। बहुत जनरलाइज्ड है, बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कुंडली अलग अलग होगी, वो देख के ही बताई जा सकती। ग्रेट। पीयूष जी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, ये प्लैनेटरी के कौन से कॉम्बिनेशंस डिसाइड करते हैं? देखिए गवर्नमेंट जॉब अगर कोई कर रहा है ना, तो सीधा बात है गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहा है, तो राजा कौन है? गवर्नमेंट इज राजा हो गया सूर्य। तो गवर्नमेंट जॉब में जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत संभावना ये बनती है कि उनका सूर्य काफी स्ट्रॉन्ग, सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, प्राइवेट जॉब में भी बहुत थिन लाइन है बेसिकली, उसमें भी सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक है,
ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन देता है, बट गवर्नमेंट जॉब में अगर जो कर रहे हैं उसमें सूर्य की प्रबलता रहती है। सो बेसिकली जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो एसएससी कर रहे हैं या आईपीएस या आईएएस ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सूर्य की प्रबलता बहुत इम्पोर्टेंट है। पीयूष जी, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या कुंडली में ऐसे कोई संजोग होते हैं जिससे बंदा अपने करियर के पीक पे जाए, एट द सेम टाइम ऐसा कोई दशा या दोष क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वो उतना ही तेजी से नीचे आए? देखिए, इन जनरल क्या होता है कि 35 to 45 के बीच में 10वें भाव की दशा अगर ऑपरेट हुई, इन जनरल कह रहा हूं मैं, तो बहुत बार ये देखा गया है कि ऐसे जातक एकदम करियर में पीक में चले जाते हैं। और डाउनफॉल कैसा आएगा, तो सीधा बात है कि अगर कोई नेगेटिव ऑपरेट हो गया उसी टाइम में, अब उसके साथ में हमको 10th हाउस की प्रबलता भी देखनी पड़ेगी, कितना स्ट्रांग है, कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, युति दृष्टि कैसी है, वो सारी चीजें बताएंगी। ठीक है, उसमें अगर नेगेटिव हाउसेस ऑपरेट हो गए तो फिर वो डाउनफॉल आ जाता है। सो पीयूष जी, ये जो है ये हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? ओके, उसके लिए हम लोग को 10th हाउस को प्रबल करना पड़ेगा। उसके लिए आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट कर सकते हैं जो कि उसको एक्टिवेट करते हैं। मैं कैसा करता हूँ इज दैट कि आई गिव माय वे ऑफ गिविंग रेमेडीज इज बेसिकली मंत्र जाप देते हैं, प्लस उसके साथ में कुछ अनाज का दान कराते हैं किसी गरीब को, एंड इट वर्क्स। ग्रेट। सो कई बार ऐसा होता है कि ये बंदा क्रिएटिव फील्ड में जाएगा, ये बंदा आईटी फील्ड में जाएगा, या ये बंदा पॉलिटिकल लीडर बनेगा। इसके जो ग्रह नक्षत्र होती है या दशा होती है, ये कुंडली से कैसे ये कुंडली में कैसे डिफरेंशिएट होती है बेसिकली? देखिए, क्रिएटिव फील्ड वाला जो बंदा है, जैसे एक्टर हो गया और ये सारे तरह के सिंगर हो गया, तो इसके अंदर आपकी शुक्र और बुध को हम लोग कंसिडर करेंगे। अब इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू कैन वर्क ऑन, इनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, शुक्र को और बुध को। पॉलिटिकल साइड अगर हम लोग पॉलिटिशियंस देखेंगे तो उसके अंदर आपको सूर्य की प्रबलता होगी। पॉलिटिशियन इज राजा, प्रजातंत्र का राजा है पॉलिटिशियन आज की डेट में। और साथ में उसका फर्स्ट हाउस और 10th हाउस काफी प्रबल होता है ऐसे पॉलिटिशियंस का। मोदी जी की कुंडली क्यों स्ट्रॉन्ग है? तो कुछ तो खास बात है ना उसमें। प्लस टेक्निकल फील्ड में जैसे इंजीनियर्स अगर हो गया, मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है ना, इंजीनियर्स बनाते हैं। और अगर आईटी साइड का अगर हो गया, स्पेसिफिकली आईटी का हो गया, तो मंगल, शनि और बुध भी आएगा उसमें। So, ये तीनों प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन अच्छे बैठ गए तो वो आईटी सेक्टर में चला जाता है। सो पीयूष जी, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है रेमेडीज और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के ऊपर। सो एस्ट्रोलॉजी जो रेमेडीज हैं वो कौन सी जनरली इफेक्टिव होती है और कौन सी सिर्फ फेयर बेस्ड मार्केटिंग होती है? देखिए, जो स्पेसिफिक रेमेडीज हैं, जो आई कैन से अबाउट मी, जो मैं देता हूँ, जिसके अंदर कुंडली को देख करके जो देता हूँ, वो ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। कॉमन रेमेडीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। जैसे आपको 42 साइज की शर्ट आएगी ना, तो किसी को 44 आएगी, किसी को 46 आएगी। तो 46 वाले को अगर हम 42 देंगे तो इट डजंट वर्क। क्या बिना एक्सपेंसिव उपाय किए दोष कुंडली में कम होते हैं क्या? एक मैं आपको एक अच्छी रेमेडी देता हूँ जिसमें कि जो सब लोग उसको कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार 3 घंटे तक मौन व्रत रखें और आत्मचिंतन करें। इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये मौन रखना स्पेसिफिकली वाइफ्स के लिए है या सबके लिए है? दोनों के लिए, सबके लिए। दोनों के लिए। मुझे लगा ये स्पेसिफिकली आप एक कैटेगरी के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, सो आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा एक केस है जहां पर आपने उनको सिंपल रेमेडी बताई बट उनकी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस आ गए? मेरे एक क्लाइंट है जो कॉर्पोरेट में सीनियर पोजीशन पे काम करते हैं। ही वाज हैविंग प्रॉब्लम्स विद द ऑफिस पॉलिटिक्स। ही हैड कनेक्टेड विद मी। मैंने उनके कुंडली को देख करके, उनकी कुंडली देख करके मैंने उनको कुछ मंत्र जाप दिए, कुछ दान दिया, उससे उनको काफी रिलीफ है। नाउ ही इज डूइंग वेल। नाउ ही हैज गॉट एलिवेटेड एट द लेवल ऑफ एमडी आल्सो, एंड ही इज डूइंग वेल। सो एस्ट्रोलॉजी साइकोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है वो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में कितना पावरफुल होता है? ओके, एस्ट्रोलॉजी से हम लोग नेचर बता सकते हैं
लुकिंग एट द कुंडली, अब मैं बता दूंगा इनका नेचर ये सारी चीजें। साइकोलॉजी हम यूज करते हैं टू कन्विंस दैट पर्सन, टू ब्रिंग चेंजेस इन दैट पर्सन, और वो चेंज होते हैं क्योंकि पर्सन आपके साथ तब भी भरोसा करेंगे व्हेन यू आर रीडिंग देम वेल, एंड साइकोलॉजी हेल्प्स देम टू मेक चेंजेस, रेलेवेंट चेंजेस इन देम। पीयूष जी, आप एस्ट्रोलॉजी सिखाते भी हैं, सो हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमारे फ्यूचर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा आप केस स्टडीज करें, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करके उसमें आप फिल्टर आउट कीजिए, बिकॉज हर एक जन ने अपने हिसाब से इसको इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है, और आपको उसमें फिल्टर आउट करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू क्रिएट योर ओन टेक्निक्स, देन ओनली इट वर्क्स। और आपका ये एस्ट्रोलॉजी का जो क्लासेस है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन अवेलेबल है या कैसे है? ऑनलाइन करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स इंडिया में हैं, इंडिया के बाहर हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लास्ट क्वेश्चन, एआई के एरा में एस्ट्रोलॉजी का फ्यूचर आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? फ्यूचर काफी ब्राइट है, लेकिन क्या होता है कि उसमें हम लोग राइट इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, इट्स अ कंप्यूटर बेसिकली, तो उसमें हम लोग राइट इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, देन ओनली वील गेट गुड रिजल्ट्स, करेक्ट रिजल्ट्स रादर। देखिए, ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे 2+2 4 भी होगा और 2+2 -4 भी होगा। कब उसको 4 लेना है और कब -4 लेना है, दैट इज द स्किल ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। जैसे जनरल परसेप्शन है कि गुरु बहुत अच्छा प्लैनेट है और शनि बहुत बुरा प्लैनेट है। मैंने गुरु की दशा में ही लोगों को बड़ी बड़ी तकलीफों में जाते हुए देखा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कौन से लग्न को हम लोग देख रहे हैं। शुक्र लग्न में गुरु, जैसे मैंने बोला, शुक्र लग्न में गुरु अच्छा रोल प्ले नहीं करता, लेकिन जनरल परसेप्शन क्या है कि गुरु अच्छा होना चाहिए। गुरु मर्यादा है। महाभारत के युद्ध में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तो उसमें द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, ये सारे गुरु ही थे ना। अच्छा गुरु आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो 9th हाउस बताएगा। 9th हाउस की प्रबलता वो बताएगी कि आपको अच्छा गुरु जीवन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा गुरु मिलना भी किस्मत की बात है। हर बंदा चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, जिसको भी चाणक्य मिला। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुए में लगाया, तो क्या था, वो मर्यादा ही गई हुई थी ना उनकी। तो जनरल परसेप्शन ये क्रिएट करना, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, जनरल परसेप्शन ये क्रिएट कर देना कि गुरु अच्छा है, शनि बुरा है। जब तक आप एआई के अंदर, सिस्टम्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर सही डेटा फीड नहीं करेंगे, यू विल नॉट गेट गुड रिजल्ट्स। आप डाल रहे हैं कि गुरु अच्छा ही है, लेकिन शुक्र लगन में हो तो उसकी तकलीफ में आ जाएगा वो बंदा। जैसे कि कुछ एक केसेस होते हैं, गज केसरी योग, ये सब होता है। मेरे पास ऐसे मल्टीपल केसेस कुंडलीज हैं जिसमें वो गज केसरी योग के अंदर चंद्र और गुरु जो होते हैं, ये गज केसरी योग क्रिएट करते हैं। उसी की महादशा अंतरदशा में वही उसी टाइम में वो तकलीफ में आ गया। अब बताओ, एक चीज हमेशा ज्योतिष में याद रखना, कोई प्लैनेट या कोई भी योग आइडेंटिकल रिजल्ट्स एक सबको नहीं देंगे। जैसे कि एक दवाई, आपने कोई टैबलेट खाई, वो आपको सेम रिजल्ट और किसी और को सेम रिजल्ट सिमिलर हो सकता है, सेम रिजल्ट नहीं देता। ये परसेप्शन क्रिएट कर देना कि ये प्लैनेट अच्छा, ज्योतिष का एक पहला नियम है, कोई प्लैनेट अच्छा नहीं होता और कोई प्लैनेट बुरा नहीं होता। आप लोगों को बोलते हुए देख लेंगे कि शनि यहां बैठ गया तो ये रिजल्ट दे दिया, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू सी उसकी युति, उस पे दृष्टि, कौन से हाउस में बैठा है, उस लग्न के लिए कैसा है, वो सारी चीजों का एनालिसिस करके लग्न कुंडली, गोचर क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे वो बताएगा कि उसका समय कैसा है कि नहीं, डिसीजन लेना है कि नहीं। एस्ट्रोलॉजी का दो काम है, एक है आपका बढ़ावा देना, आपका डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट हो गया, और दूसरा प्रोटेक्टिव है कि हम आपके साथ में चल रहे हैं टू डेवलप यू। एंड दूसरा एरिया जो होता है प्रोटेक्टिव, जैसे हम क्रिकेट खेलते तो हर बॉल पे शॉट नहीं मारते, तो एस्ट्रोलॉजी वो बताएगा कि भाई अभी ये डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। आपने एक गलत डिसीजन अगर ले लिया ना, वो आपके 100 अच्छे डिसीजन पे भारी पड़ जाएगा। तो दिस इज वेयर द एस्ट्रोलॉजर कम्स इनटू प्ले, गुड एस्ट्रोलॉजर। So this is how it goes. So AI doesn't play the role of good astrologer. AI is a bright future, but astrologer is an astrologer. Thank you so much पीयूष जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया। जो ये पॉडकास्ट का नाम हमने सोचा है, प्यार, पैसा और पावर, आई होप हमारे व्यूअर्स को अच्छा है। और कोई भी सोल्यूशन या रेमेडीज के लिए, आपकी कुंडली में दोष दशा देखने के लिए
आप प्लीज पीयूष जी को कांटेक्ट करिए उनके इंस्टाग्राम आईडीज पे और वेबसाइट पे दिए हुए लिंक्स पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।